चलिए, आज पहले चैप्टर की कमेंट्री जानते हैं, जो कि ब्लेज़ पास्कल ने की है। अगर आपने अभी तक पहला चैप्टर नहीं सुना है, तो जल्दी से जाकर चैनल में देख लीजिए। शुरू करते हैं। सारी इंसानी परेशानियों की जड़ एक ही चीज़ है, इंसान को अकेले बैठना नहीं आता। ब्रोकर हमेशा खुश क्यों रहते हैं? सोचो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर हर दिन बाजार बंद होने पर क्यों खुश होते हैं? चाहे शेयर ऊपर गए हों या नीचे, क्योंकि तुम्हारा शेयर खरीदना बेचना उनके लिए हमेशा फायदेमंद होता है। तुम कमाओ या घाटे में जाओ, उन्हें तो हर हाल में कमीशन मिलता है। अगर तुम निवेश करने की बजाय सट्टा स्पेक्यूलेशन करते हो, तो तुम अपने फायदे की जगह ब्रोकर के फायदे के लिए खेल रहे हो। ग्रैहम की इन्वेस्टमेंट की परिभाषा क्या है? निवेश वही होता है जिसमें ठीक से जांचने के बाद पैसे की सुरक्षा और ठीक ठाक मुनाफा मिलने की उम्मीद हो। ग्रैहम के अनुसार निवेश में तीन चीजें जरूरी हैं। एक, पूरी जांच पड़ताल करो, कंपनी कैसी है, उसका बिजनेस कितना मजबूत है। दो, बड़े घाटे से बचाव करो, ऐसा तरीका अपनाओ जिससे पैसे डूबने की संभावना कम हो। तीन, बस ठीक ठाक मुनाफा ही काफी है, बहुत ज्यादा लालच मत करो। इन्वेस्टर स्टॉक की असली कीमत बिजनेस के दम पर आंकता है। सट्टेबाज स्पेकुलेटर बस सोचता है कि किसी और को इससे ज्यादा मैं बेच दूंगा। अब तो मार्केट में सट्टा लगाना कैसा है? बिल्कुल जुए की तरह। कभी कभी एक्साइटमेंट दे सकता है, थोड़ी कमाई भी हो सकती है, अगर किस्मत अच्छी हो। लेकिन लंबे समय में सट्टा लगाकर अमीर बनने का सपना बस सपना ही रहेगा। वॉल स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट यानी शेयर बाजार की दुनिया को भी पता है। इसलिए वो हमेशा सच्चे निवेश की बजाय सट्टेबाजी को ग्लैमरस बनाकर पेश करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ट्रेडिंग उनका कमाई का जरिया है, हाई स्पीड स्पेकुलेशन है। खतरा ग्रैम बार बार कहते हैं, सट्टेबाजी को निवेश समझना सबसे बड़ी गलती है। 1990 में यही हुआ। लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक कूदते रहे, जैसे घास के मैदान में टिड्डे। लोगों को लगने लगा जो तरीका अभी मुनाफा दे रहा है वही सही है। लेकिन सच ये है, कोई तरीका तभी सही है अगर वो लंबे समय में काम करे। जल्दी मुनाफा छिछा खतरनाक गेम। सोचो, दो शहर 130 मील दूर हैं। अगर मैं लिमिट 65 मील प्रति घंटे से चलूं, तो 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं 130 की स्पीड से भागूं, तो 1 घंटे में पहुंच सकता हूं। पर क्या मैं सही हूं? नहीं। अगर तुमने भी यही किया और बच गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तरीका ठीक था। ठीक वैसे ही बाजार में जो ट्रेडिंग तरीके चमकते हैं, वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए काम करते हैं। लंबे समय में वो तुम्हारे पैसे को खत्म कर देंगे। लोग अब कितनी जल्दी स्टॉक बेचते हैं? 1973 में औसतन एक शेयर 5 साल तक होल्ड किया जाता था। 2002 तक ये गिरकर 11 महीने रह गया। म्यूचुअल फंड जो पहले शेयर 3 साल तक रखते थे, अब सिर्फ 10 महीने में बेच देते हैं। मतलब, बिना ठीक से सोचे समझे खरीदो और फिर जल्दी से बेच दो। वेनिक और फिडेलिटी का एग्जाम्पल। 1995 में फिडेलिटी मजेलन फंड के मैनेजर वेनिक ने कहा, मेरे इन्वेस्टर लंबी अवधि के लिए पैसे लगा रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद ही उन्होंने अपनी सारी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बेच डाली, करीब 19 अरब डॉलर के। तो कहाँ गया लंबा नजरिया? फिर 1999 में फिडेलिटी अपने कस्टमर को कह रहा था, कभी भी कहीं भी ट्रेड करो, सिर्फ पाल्म कंप्यूटर से। मतलब हर सेकंड मुनाफे की लालसा। नास्डैक पर तो रफ्तार और भी तेज। 1990 में पूमा टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी का स्टॉक हर 5.7 दिन में बार बार हाथ बदलता था। नास्डैक कहता था, हम 100 साल का बाजार हैं, पर कस्टमर तो 100 घंटे भी स्टॉक नहीं रोक पा रहे थे। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो, तो सट्टेबाज नहीं, इन्वेस्टर बनो। धीरज रखो, जांच पड़ताल से काम लो और चकाचौंध से दूर रहो। फाइनेंशियल वीडियो गेम। वॉल स्ट्रीट ने ऑनलाइन ट्रेडिंग को ऐसा दिखाया जैसे ये एक झटपट अमीर बनने का तरीका हो। मॉर्गन स्टैनली की ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी डिस्कवर ब्रोकरेज ने एक टीवी एड में दिखाया, एक गंदा सा टो ट्रक ड्राइवर एक चमचमाते सूट वाले अफसर को लिफ्ट देता है। अफसर उसकी गाड़ी में बीच का फोटो देखकर पूछता है, छुट्टी पे गए थे? ड्राइवर बोलता है, नहीं, ये मेरा घर है। सूट वाला चौंक कर कहता है, ये तो किसी आइलैंड जैसा लग रहा है। ड्राइवर मुस्कुराकर बोलता है, टेक्निकली ये एक देश है।
बस वहीं से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना शुरू हो गया। एड्स में दिखाया जाता कि ऑनलाइन ट्रेडिंग बिना मेहनत के, बिना दिमाग लगाए पैसे कमाने का तरीका है। अमेरिट्रेड के एड में 2 औरतें जॉगिंग करके घर आती हैं, एक लैपटॉप खोलती है, 2-3 क्लिक करती है और चिल्लाती है, लगता है मैंने अभी-अभी $1,700 कमा लिए। वाटर हाउस के एड में बास्केटबॉल कोच फिल जैक्सन से पूछा जाता है, भाई आपको ट्रेडिंग आती है? वो बोलता है मैं अभी करता हूँ। अब सोचो अगर जैक्सन अपने प्लेयर्स को भी बिना प्लान के कोर्ट में भेज देता तो एनबीए में कितने मैच हारता। 1999 तक 60 लाख लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे थे। इनमें से करीब 10% लोग डे ट्रेडिंग कर रहे थे, यानी दिन में कई बार शेयर खरीदना बेचना। हर कोई, फ्रॉम सिंगर बारबरा स्ट्राइजैंड से लेकर एक वेटर निकोलस बरबास तक, शेयरों को ऐसे फेंक रहा था जैसे गरम कोयले हों। बरबास बोला, पहले मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन समझ आ गया कि वो बेवकूफ़ी है। अब वो दिन में 10 बार ट्रेड करता और सोचता था कि साल का $1 लाख कमा लेगा। स्ट्राइजेंड ने फॉर्च्यून को बताया, अगर मेरे पोर्टफोलियो में लाल दिखता है, मतलब घाटा, तो मैं फौरन बेच देती हूँ। मैं वृषभ राशि की हूँ, रेड देखकर बेचैन हो जाती हूँ। शेयर मार्केट अब हर जगह पहुंच गया था। बार्बर की दुकान में, किचन में, कैब में, हर जगह। टीवी और वेबसाइटों ने शेयर बाजार को एक वीडियो गेम बना दिया था। लोग सोचते थे कि अब सब कुछ समझते हैं, लेकिन असल में जानकारी तो बहुत थी, पर ज्ञान नहीं था। शेयर अब कंपनी से पूरी तरह अलग हो गए थे। बस एक स्क्रीन पर ऊपर नीचे होती लकीरें बन गए थे। लकीर ऊपर जाए तो सब ठीक है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। मजेदार केस, जूनो ऑनलाइन सर्विसेज ने 20 दिसंबर 1999 को बोला, हम तो जानबूझकर घाटा करेंगे। सब कुछ फ्री कर दिया, ईमेल भी फ्री, इंटरनेट भी फ्री, और एड पर करोड़ों खर्च करने का प्लान। और क्या हुआ, कंपनी के शेयर 2 दिन में $16 से $66 हो गए। घाटा प्लान सुनकर ही स्टॉक चढ़ गया। अब लोग कंपनी का प्रॉफिट देखना भी जरूरी नहीं समझते थे। कंपनी का नाम क्या है, मैनेजमेंट कौन है, प्रोडक्ट क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस टीकर कोड याद रखो, CBLT INKT VRSN, और झट से खरीद लो। एक बार टेमको सर्विसेज नाम की एक बिल्डिंग मेंटेनेंस कंपनी का शेयर अचानक 3 गुना हो गया। क्यों? लोग उसे टिकट मास्टर ऑनलाइन समझ बैठे, क्योंकि उसका टी का TMCO था और टिकट मास्टर का TMCS। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार बोला था, एक निराशावादी जानता है कि हर चीज की कीमत है और कुछ की कीमत नहीं है। बिल्कुल यही हाल 1990 के शेयर बाजार का था। हेनरी ब्लॉजेट नाम के एक एनालिस्ट ने अमेजॉन का प्राइस टारगेट 150 से बढ़ाकर 400 कर दिया, सिर्फ इस बात पर कि भविष्य में ग्रोथ होगी। अमेजॉन का शेयर उसी दिन 19% उछल गया और 3 हफ्ते में $400 पार कर गया। एक साल बाद एक और एनालिस्ट ने बोला, क्वालकॉम $1,000 जाएगा। वो दिन भी शेयर 31% उछल गया। फॉर्मूला से फालतूपन तक, लेकिन शेयर ट्रेडिंग का ये दीवानापन एक झांसा था। तरह तरह के शॉर्टकट बताए गए। ये जल्दी काम करता है, ये आसान है, दर्द भी नहीं होगा, लेकिन हर एक प्लान एक ना एक दिन धड़ाम हो गया। जनवरी प्रभाव बताया गया कि हर साल दिसंबर के अंत में छोटे शेयर खरीदो और जनवरी में बेचो, तगड़ा फायदा होगा। हुआ भी कुछ सालों तक, लेकिन जैसे जैसे लोग जानने लगे, ये ट्रिक भी कमजोर पड़ने लगी। अब इस पे खर्चा, लाइक ब्रोकरेज, इतना हो गया कि फायदा रह नहीं गया। वॉट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट, एक आदमी जेम्स ओशोगनेसी ने दावा किया कि उसका फॉर्मूला $10,000 को 80 लाख बना सकता है। उसने शेयरों की एक लिस्ट बनाई जिनके रेवेन्यू, प्राइस और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे हों। उसके नाम पर पेटेंट भी मिला, फंड भी बनाए, लेकिन जैसे ही फॉर्मूला सबको बताया, उसका काम बंद। 1999 के बाद उसके फंड्स मार्केट से पीछे रह गए, 2 फंड तो बंद हो गए। द फूलिश फोर, मॉटली फूल की वेबसाइट, इन्होंने एक शॉर्टकट बताया जिसमें डाउ जोन्स की सबसे सस्ती और हाई डिविडेंड वाली 5 कंपनियां चुनो, एक छोड़ दो, बाकी में पैसा लगाओ। बस 15 मिनट साल में लगाओ और करोड़पति बनो। उन्होंने कहा था 20 साल में ₹20,000 को 1,77,00,000 बना देंगे, लेकिन असल में 2000 में इनके चुने हुए 4 स्टॉक्स, कैटरपिलर, कोडाक, SBC, GM में 14% का नुकसान हुआ, जबकि डाउ सिर्फ 4.7% गिरा।
ग्राहम कहते हैं कि कोई भी शॉर्टकट या मैकेनिकल फॉर्मूला हमेशा नहीं चलेगा। या तो वो सिर्फ किस्मत से काम करता है और फिर फेल हो जाता है, या अगर सच में काम करता है तो जब सबको पता लग जाता है तो फॉर्मूला बेकार हो जाता है। ग्राहम की सलाह क्या है? जैसे समझदार जुआरी $100 लेकर जाते हैं कसिनो और बाकी पैसा होटल में रखते हैं, वैसे ही इन्वेस्टर को भी एक छोटा सा हिस्सा, ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही स्पेक्यूलेशन में लगाना चाहिए। अपने स्पेक्युलेटिव और इन्वेस्टमेंट पैसों को मिक्स मत करो। स्पेक्यूलेशन को इन्वेस्टमेंट मत समझो। अगर स्पेक्यूलेशन को सीरियस लेने लगे तो वो खतरनाक हो जाता है। तो अब अगले टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए